आज की क्लास में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछली क्लास में भी दिया था। इस चैप्टर को जब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ आपको लिखा हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब सबसे पहली चीज क्या है इसमें, क्लासिफिकेशन तो हमें करना है, बट हम किसको क्लासिफाई करेंगे? यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, नॉन लिविंग को तो ऑब्वियस है कि बायोलॉजिकल हम लिख रहे हैं, तो यहाँ हम क्लासिफाई नहीं करेंगे। क्लासिफिकेशन आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी, हर चीज में क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। लेकिन ये क्लासिफिकेशन क्या है, थोड़ा दूसरे टाइप का होगा। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट चीज है यहाँ पे, सबसे पहले कार्लोस लिनियर साहब ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, अच्छा, इसको देखने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं आपके क्लास 9th या उससे भी अर्लियर क्लासेस के बारे में आपको रिमाइंड कराऊं, ठीक है, तो ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास 5 किंगडम है। ठीक है, यहाँ पे इनकी सीरीज जो है इस स्लाइड में गलत मेंशन है, तो मैंने उसको सही करने के लिए यहाँ पे इसको लेबल कर दिया है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमने जो अरेंजमेंट करा है, मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमेलिया, ठीक है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये सीरीज हमने बनाया कैसे? आंसर करना है किसी बच्चे को? सोचिए एक बार। तो यहाँ पे अगर आज के बाद कोई आपसे पूछे कि ये जो सीरीज ऑफ अरेंजमेंट है उसका रीजन क्या है, तो आपको एक सिंपल सी बात बोलनी है वहां पे कि, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इवोल्यूशन। पता ही आपको? चलिए मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ। इवोल्यूशन इज द basis of basis of arrangement basis of arrangement of series of 5 किंगडम्स। अब एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो ऐसा बोले कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं एक बेसिक सी बात आपको बता रही हूँ। जैसे क्लास में आपका रोल नंबर होता है, ठीक है, एक तरीका तो ये है, शुरुआती टाइम के लिए, अर्लियर टाइम में ये होता है कि जिस स्टूडेंट ने पहले एडमिशन लिया होता है उसका रोल नंबर 1 लिख दिया जाता है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में अब जब आप जाने वाले हैं तो आपका टेस्ट हुआ, तो उसको कैसे फिर सिस्टमेटिक वे में किया जाता है, रोल नंबर 1 उस बच्चे को दिया जाता है जिसका पोजीशन फर्स्ट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ भी जब एक सीरीज बना रहे हैं, ठीक है, ये लाइन एक लाइन है छोटी सी, तो आप नोट कर लेंगे इसको तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से जब कोई आपसे पूछे कि हमने जो 5 किंगडम बना रखे हैं, क्या बना रखा है हमने, हमने जो 5 किंगडम को अरेंज करके रखा हुआ है, तो उसके अरेंजमेंट का सबसे बड़ा रीजन क्या है? ठीक है, किस वजह से वो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हम यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे में इसको डाल रहे हैं, और इतनी बार मैं आपको रिपीट करूंगी कि वैसे भी आपको याद हो जाएगा। हम यहाँ जो 5 किंगडम्स को काउंट कर रहे हैं वो क्या है आपके पास, जब तक ये थोड़ा हैंग कर रहा है, आने दीजिए उसको, तब तक मैं यहाँ पे ये स्क्रीन शेयर बंद कर देती हूँ। हाँ, ऐसे ही समझ लीजिए, थोड़ा वो हैंग कर रहा है तब तक। तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, जो आप 5 किंगडम्स अरेंज कर रहे हैं, दैट इज मोनेरा, पेटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, मोनेरा इज द फर्स्ट किंगडम, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इस सीरीज को याद करने का बहुत सारा एडिशनल बेनिफिट भी है आपके लिए। कौन कौन सा बेनिफिट है? फर्स्ट बेनिफिट की अगर हम बात करें, अगर आपसे कल को जाके किसी ने पूछा एक सिंगल ऐसे किंगडम का नाम आपको बताना है जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है,
तो आप आंख बंद करके वहां पे बता सकते हैं कि जितने प्रोकैरियोट्स हैं, जितने मैम भी। वो मोनेरा हो गया। हाँ, वेरी गुड। उन सबको हम किस में डालेंगे? मोनेरा में डालेंगे, विदाउट एनी डाउट। तो सीरीज जो है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप जब अरेंज करके देखेंगे तो बहुत सारा आपको बेनिफिट भी होगा। हम लोग उससे एक टेबल भी क्लियर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, आपको पहली चीज जो समझाई मैंने वो मैंने आपको इसका सीरीज बताया है, ठीक है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे वो ये है कि ये आर एच विटेकर है। कौन है ये? आर एच विटेकर, ठीक है। तो इन आर एच विटेकर ने क्या किया, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया, ठीक है। तो ये जो आर एच विटेकर है, तो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या जब से ये अर्थ बना है तब से तो खैर, तब तो खैर ह्यूमंस का नामो निशान नहीं था। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, क्या वो क्लासिफिकेशन सही में 5 किंगडम से स्टार्ट हो गया था? तो ऑब्वियस है कि अचानक से हम इसको लेके नहीं जा सकते कहाँ पे, 5 किंगडम पे, ठीक है। बिल्कुल अगर हम लोग बेसिक बात करें यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल पे जाके अगर हम बात करें, आप उस टाइम में जाइए जब आप खुद छोटे थे, ठीक है। तो उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जब देखते थे बचपन में तो आपको क्या लगता था, जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपको नजर आ रहे हैं वहां पे, तो उसको आप कितने पार्ट्स में, आप भी दो ही पार्ट में उसको क्लासिफाई करते थे। आप सोचते थे अच्छा या तो प्लांट्स हैं या क्या है, एनिमल्स हैं, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स के क्लासिफिकेशन को सबसे पहले किसने दिया था? कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था। किन्होंने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है। अब सबसे पहले दिया था। अब जैसे एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप डे बाय डे देख रहे हैं कि बाइक के केस में इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब रोज कुछ ना कुछ नया बन रहा है, ठीक है। आपको इसको देख के पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं ही याद कराने वाली हूँ आपको सब कुछ, ठीक है। ये कैरोलस लिनियस है, आपने बहुत सुना है इनका नाम, सुना है ना? 9th क्लास में आप थे तो आप क्या पढ़ते थे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। किन्होंने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले ये 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी का टैग दिया जाता है, ठीक है। चाहे आप फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनोमी की बात करें, चाहे आप फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनोमी की बात करें। प्लांट टेक्सोनोमी का क्या मतलब? अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे या आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट टेक्सोनोमी एंड एनिमल टेक्सोनोमी, ठीक है। तो प्लांट टेक्सोनोमी जब हम देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्लांट को हम कैटेगराइज कर रहे हैं, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। 9th में आपका पढ़ा हुआ है, फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारे ये सारे वर्ड्स और टर्म्स बिल्कुल नए हैं, हम नहीं जानते, कोई बात नहीं। प्लांट किंगडम में ये सारी चीजें मुझे सिखाना है आपको, ठीक है। दूसरी बात, एनिमल टेक्सोनोमी की जब हम बात करते हैं तो एनिमल्स को भी तो क्लासिफाई करते हैं आप, चाहे वहां पे क्या हो, फाइलम पॉलीफेरा से स्टार्ट करते हुए अगर आप इकाइनोडर्माटा तक जाते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन तो है। जब हम चैप्टर ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है शुरू से लेके एंड तक हमें क्लासिफिकेशन का काम ही करना है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन जब था। प्लांट टेक्सोनोमी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम प्लांट्स को कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। और एनिमल टेक्सोनोमी के रिगार्डिंग जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, एक ग्रुप में एग्रीगेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ठीक है। इनके नाम मतलब कैरोलस लिनियस के नाम बहुत सारा टैग है। तो इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आपको एक छोटी सी बात समझ आई कि क्योंकि सबसे पहले इन्होंने क्या दिया था, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसकी वजह से हम ऐसा बोलते हैं कि ये क्या है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी है। हमेशा सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको दिया जाता है? जिसने कोई फर्स्ट वर्क किया होता है। बाद में भले उसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो जाए, लेकिन बाद में, जैसे मैं आपको बाइक का एग्जांपल दे रही थी, ठीक है। आज के डे में बहुत सारे ब्रांड्स के अलग अलग बाइक्स आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट तो उस पर्सन को जाना जाता है ना जिसने सबसे पहले साइकिल बनाई।
तो जब ज्यादा एनर्जी लगने लगी तो लोगों ने सोचा अच्छा हम एक काम करते हैं, हम इसमें इंजन लगा देते हैं तो हमें यहाँ पे जो पैडल है उसका वो भी नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी देते हैं। जैसे कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि जब आर.एच. विटेकर साहब ने मोस्ट एक्सेप्टेड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था तो हमें क्या करना चाहिए, इन्हीं को बोलना चाहिए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम लोग किसको बोलते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को बोलते हैं। तब से 10 बार तो मैंने रिपीट कर दिया। याद हुआ सारे बच्चों को? याद हुआ? यस यस मैम। मैम। पर मैम हु इज रिकॉर्डिंग फादर ऑन ऑफ है? टेक्सोनॉमी? हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैम उधर पे चैट पे मैम बोल रहे थे कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, इसलिए मैम पूछ रहे थे कि मैम ऑन है क्या। रिकॉर्डिंग तो मैंने ऑन कर दिया था, एक बार मैं देख लेती हूँ। यस मैम, वही मैम वही पूछ रहे ठीक है। थे। हाँ मैम। चलिए, तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसको प्रपोज करने का वो थोड़ा ब्लर सा है ना, तो इसमें कुछ दिखेगा ही नहीं तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में। तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देने का टैग किनको जाता है, कैरोलस लिनियस को जाता है। याद हुआ सबको? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? कैरोलस लिनियस ने। कहीं पे इनका नाम लिखा रहता है कैरल लिनियस, कहीं पे इनका नाम लिखा रहता है कार्ल वॉन लिन, कार्ल VON वॉन लिन। अपने नाम का ही इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजिकल मतलब बायनोमियल नोमेनक्लेचर कर दिया है ना, उसको 2 पार्ट्स में कैरोलस लिनियस कर दिया इन्होंने। बोले कि शुरुआत मुझे अपने नाम से ही करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैरल लिनियस लिखा हुआ है तब भी कोई बात नहीं, इन्हीं का नाम है, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ क्या लिया, प्लांटी लिया और एनिमेलिया लिया। ये सच्चाई है। जब आप भी छोटे होंगे ना, आप सोचते होंगे अच्छा लगता है कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 ही किंगडम्स है। ऐसा नहीं सोचते थे? आप बताइए, आप जब छोटे थे आपको थोड़ी पता था फंजाई भी होता है, मोनेरा होते हैं, नहीं प्रोटिस्टा होता है, मैम, पता था क्या? मैम मैम लगता तो था कि मैम फंजाई प्लांट का ही एक पार्ट है, हाँ यही बिल्कुल लगता था। बिल्कुल। अभी जो आपने बोला ना कि ऐसा लगता था कि फंजाई प्लांट का ही पार्ट है, अब देखिए उसके पीछे भी एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे कैरोलस लिनियस साहब ने भी शुरुआत में फंजाई को प्लेंटी में ही डाला था। रीजन ये है कि फंजाई के पास भी सेल वॉल होता है। फंजाई के पास क्या होता है? सेल वॉल होता है। लेकिन गलती क्या कर दी इन्होंने, फंजाई के पास सेल वॉल होता है सो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। फंजाई के सेल वॉल को जब आप देखते हैं तो वो काइटिन का बना होता है, ठीक है। और ये जो प्लांटी है, किसी भी प्लांट को आप देखते हैं तो इसका सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना सेलुलोज। होता है, ठीक। हाँ सेलुलोज का मैम। हाँ। कुछ लोगों ने बोला एक काम करो, फंजाई को एक्सेप्शन में डाल दो, पढ़ाई करो प्लांटी की लेकिन एक्सेप्शन में डाल दो किसको? फंजाई को, ठीक है। बाद में पता चला कि फंजाई जो है वो मिलियंस के नंबर में। तो आप सोच के देखिए, अगर हम कहीं पे एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है, या कहीं भी अगर हम एक्सेप्शन की पढ़ाई करते हैं, एक्सेप्शन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकते हैं, या हार्डली जितना आप काउंट कर सकते हैं उतना हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्शन मिलियंस के नंबर में तो नहीं हो सकते ना। तो तब जाके पता चला कि अच्छा इसके लिए हमें किसकी जरूरत है, इसके लिए हमें अलग से किंगडम बनाने की रिक्वायरमेंट है। तब जाके फंजाई को प्लांटी से अलग किया गया। तो एक आपको ये क्वेश्चन है नीट के एग्जाम का, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय कैरोलस लिनियस द फंजाई वर प्लेस्ड इन, किसमें प्लेस्ड किया गया था? अब आपको बाकी के फंजाई को छोड़ के बाकी के 4 किंगडम्स का नाम लिखा जाएगा, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। आपको किसको टिक करना है वहां पे? प्लांटी को। क्वेश्चन आंसर समझ आया आपको? यस मैं मैम। हिंदी में बोल रही हूँ, हाँ। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि जब ये कैरोलस लिनियस साहब टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करते वक्त इन्होंने फंजाई को कहाँ प्लेस किया था? तो इन्होंने फंजाई को किंगडम प्लांटी में प्लांटी। प्लेस किया था। अच्छा, क्यों प्लेस किया था? प्लांटी के पास भी सेल वॉल है और इसके पास भी सेल वॉल है। अब उस टाइम में जो माइक्रोस्कोपी है 1758, मतलब इतना अर्ली टाइम है, उस टाइम में
माइक्रोस्कोपी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थी। हम ये नहीं सोच सकते कि माइक्रोस्कोपी में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट है कि ये बेचारे ये भी देख लें कि उस वो काइटिन का बना हुआ है, ये सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे जब बात करी जाए तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है, शुरुआती टाइम में अगर कोई पर्सन इतना सोच रहा है तो ठीक है। तो ये तो मैंने आपको याद करा दिया कि ये फादर ऑफ टेक्सोनोमी है और इन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया, राइट। इतना याद हो गया सबको। अब जो आप अभी देख रहे हैं, अभी अभी जस्ट आपने देखा, इनको दो किंगडम के ही नेम आते थे। फर्स्ट किंगडम इज प्लांटी एंड सेकेंड किंगडम इज एनिमेलिया, राइट। फर्स्ट किंगडम क्या है, प्लांटी है, और नेक्स्ट किंगडम क्या है, एनिमेलिया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बुक्स के बहुत सारे नेम लिखे हैं, बट मैं इसमें से आपको जो बताऊंगी अभी आपको फिलहाल याद करना है। और ये पूरा जो पीडीएफ है, ये देखिए, ये पूरे चैप्टर का जो पीडीएफ है मैं पहले ही आपको सेंड कर दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से जैसे जैसे चाहे वैसे नोट्स बना सकें। कई चीजें पहले बाद में इस तरीके से करके अवेलेबल है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें और सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है, उसकी बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले सबसे ज्यादा आपको जो पढ़ने को मिलेगा और जो आपकी एनसीईआरटी में है वो है सिस्टेमा नेचरी। नेचर से नेचरी बन गया। इनकी आदत थी कैरोलस लिनियस की। अच्छा, आपको पता है जो फैमिली आप पढ़ रहे थे, जो मैंने टेबल 1.1 कराया था, आपको याद होगा कुछ बच्चों को? जिन बच्चों को नहीं याद होगा या जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, जब हम किसी फैमिली का मतलब प्लांट की किसी फैमिली का नाम लेते हैं तो हम ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसका, सोलेनेसी, लिलिएसी, रोजेसी, ब्रासिकेसी। तो लास्ट में ना ऐसे ही ए ई लगा होता है। ये कमाल किनका है? ये इनका ही है, कैरोलस लिनियस साहब का ही है। इन्होंने क्या किया था, बताया था कि तो इन्होंने अपने बुक का भी नाम क्या रख दिया, सिस्टेमा नेचुरी रख दिया। और जिस जिस चीज का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये करते जा रहे थे उसको इसके अंदर क्या करते जा रहे थे, ये प्लेस करते जा रहे थे, ठीक है। एक आपको याद रखना है सिस्टेमा नेचुरी और दूसरा आपको याद रखना है जेनेरा प्लांटेरम। क्या याद रखना है? स्पीशीज प्लांटेरम या जेनेरा प्लांटेरम जो है, ये दो बुक्स किनके द्वारा प्रपोज किया गया है, लिखा गया है सबसे पहले, दैट इज सिस्टेमा नेचुरी एंड जेनेरा प्लांटेरम। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। फर्स्ट बुक की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इन्होंने हॉर्टस प्लेंडिकस जो है फर्स्ट बुक लिखी थी, फ्लोरा। हाँ, ये जो है आपको यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से देखिए यहाँ तक। जैसे बॉटनी के भी फादर थे, जूलॉजी के भी फादर थे, तो फिलोसोफिया बोटानिका और क्रिटिका बोटानिका, ऐसे तो बच्चों को याद हो जाता है। फ्लोरा मतलब वेजिटेशन, तो फ्लोरा लैपोनिका, ऐसे ऐसे करके याद हो जाता है, ठीक है। बट आपको ज्यादा यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो याद रखिए, ओनली टू। आप क्योंकि आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैं यहाँ पे टू इंपॉर्टेंट बुक्स आपको कौन से बता रही हूँ, सिस्टेमा नेचुरी प्लस जेनेरा प्लांटेरम। सिस्टेमा नेचुरी प्लस जेनेरा प्लांटेरम, मैंने यहाँ पे टू ऐसे बुक्स लिखे हैं, बताए हैं, जो कि किन्होंने लिखा था, कैरोलस लिनियस साहब ने लिखा है, ठीक है। और उसमें सारी चीजों को इन्होंने क्या किया है, एग्रीगेट करके बताने का काम किया है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को क्लियर है बिल्कुल? यस इस पेज को समझने में कोई मैम यस दिक्कत नहीं मैम। किसी? हाँ बोलिए, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है शायद। मैम मोनेरा और प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स है अब वो तो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं आएगा, तो वो कहाँ प्लेस किए थे कैरोलस मतलब लिनियस ने? फिर से बोलिए। मैम मोनेरा और प्रोटिस्टा में तो जो ऑर्गेनिजम्स है वो तो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं आएगा, तो वो कैरोलस नहीं लिनियस ने समझे, कहाँ पर देखिए प्लेस किया? ऐसे ऐसे करते हैं, देखिए जैसे पूरा मोनेरा या पूरा प्रोटिस्टा ऐसे नहीं था। आप जब क्वेश्चन पूछ रहे थे तभी मैंने ये फाइव किंगडम्स यहाँ पे लगा ही दिया। आप ही की बुक का है ये, टेबल 2.1 है, थोड़ा ब्लर है बट कोई बात नहीं, आपको पता चल रहा होगा कहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये कंप्लीट मोनेरा और कंप्लीट प्रोटिस्टा, ठीक है। सिर्फ एक फंजाई के केस में ये है कि ये प्लांटी में था। कहाँ था? प्लांटी में था, ठीक है। बाकी सब में क्या है ना, जब मैं आपको प्रोटिस्टा पढ़ाऊंगी, जब मैं क्या पढ़ाऊंगी आपको, प्रोटिस्टा,
प्रोटिस्टा के अंदर लास्ट में प्रोटोजोअन्स पढ़ते हैं। प्रोटोजोआ नाम सुना हुआ है आपने, है ना। प्रोटोजोआ जो है सारे के सारे मेंबर्स एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो प्रोटोजोअन्स है उनको एनिमेलिया में डाला गया था, ठीक है। अब प्रोटिस्टा के अंदर ही एक यूग्लिना है, उसको अगर आप सनलाइट दीजिएगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, अगर आप सनलाइट नहीं दीजिएगा तो हेटेरोट्रॉफ्स की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। बट उनको लगा चलो यूग्लिना है, इसके पास मतलब फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी है, उसको प्लांटी में डाल दिया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मेरे ये बोलने का मतलब है कि कंप्लीट नहीं किया इन्होंने, उसमें जितनी भी कैटेगरीज अवेलेबल है ना प्रोटिस्टा के अंदर, तो बारी बारी से किसी को प्लांटी में, किसी को एनिमेलिया में, किसी को प्लांटी में, किसी को एनिमेलिया में। बाद में जब आर एच विटेकर साहब ने इसको बिल्कुल प्रॉपर क्लासिफाई किया, तब जाके यहाँ पे क्या किया है, सारे जो एग्जाम्पल्स थे उसको राइट तरीके से प्लेस किया यहाँ पे। अब आया समझ में? ठीक है। यस मैम। हाँ, तो और कोई डाउट किसी को? हालांकि ये चैप्टर जो है ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, रीजन ये है कि इससे नीट के एग्जाम में 8 to 10 क्वेश्चन, 10 से मैक्सिमम भी कई बार हो जाते हैं, इसलिए पूछा जाता है क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि ये पहला ऐसा इकलौता चैप्टर है जिसमें आपको, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, वो जो मैंने वहाँ पे एक लाइन नोट करी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको हटा भी दूँ। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव वे में आपके सामने अवेलेबल है जो आपके 5 किंगडम्स हैं, दैट आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लैंटेन, एनिमेलिया। द बेसिस ऑफ दिस अरेंजमेंट इज सीरीज ऑफ इवोल्यूशन। व्हाट इज दिस सीरीज ऑफ इवोल्यूशन? कोई अगर आज के बाद आपसे रीजन पूछता है कि इसकी वजह क्या है, तुम कैसे अपने मन से कर रहे हो, क्या रीजन है इसका, तो आपको रीजन में लिखना है सीरीज ऑफ इवोल्यूशन के बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है। और कैरलस लिनियस के रिगार्डिंग जो मैंने आपको क्वेश्चंस याद कराए हैं, उन क्वेश्चंस में आपने क्या याद किया है, इन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया है। और असाइनमेंट क्वेश्चन से तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक एक चीज हो जाती है, आपको भी पता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, नेम द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, आप आंसर लिखेंगे कैरलस लिनियस, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी हु रोट स्पीशीज प्लांटेरम या जेनेरा प्लांटेरम, तब भी आप आंसर क्या लिखेंगे, कैरलस लिनियस। हु प्रपोज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कैरलस लिनियस। हु प्रपोज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, कैरलस लिनियस। हु रोट सिस्टेमा नेचुरी, कैरलस लिनियस। तो कितने इंपॉर्टेंट थे, कितना काम किया इन्होंने, है ना। तो और जो बच्चे हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं ना, मान लीजिए किसी ने हिस्ट्री ऑनर्स लिया होगा, मतलब अभी 11th-12th में आर्ट्स लिया होगा, ऑनर्स तो बाद में 11th-12th की बात करेंगे, उनसे पूछिएगा, वो भी पढ़ते हैं कैरलस लिनियस का नाम, वो भी पढ़ते हैं एरिस्टोटल का नाम, एरिस्टोटल है, ठीक है। तो एरिस्टोटल का नाम हिस्ट्री वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, मतलब इतने ज्यादा ये टैलेंटेड थे और इतना इनका वर्क है कि सब्जेक्ट्स कम पड़ जाते हैं हमारे पास, और इनका जो वर्क है वो आप पढ़ते रहेंगे तो इतना तो खैर एक डायरी आपकी फिल हो जाएगी, बट इनका काम जो है वो कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है। बट उसमें से जो बेसिक और बहुत आसान से थे वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। अब इस पेज को दिखा के मैं बिल्कुल भी नहीं डराने वाली आपको, ये मैं हटा रही हूँ यहाँ से, इसकी बजाय मैं सिर्फ ये लिख रही हूँ कि 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय हिकल, ठीक है। जो ये 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, अर्न्स्ट हिकल भी बोलते हैं इनको, और इन्होंने क्या किया था, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। बस इतना ही याद रखना है आपको, एनसीईआरटी में नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। नाम क्यों याद करा रही हूँ, क्योंकि नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, नीट के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, फिर आप वहां सोचेंगे हमने ये पढ़ा ही नहीं, हमें टीचर ने बताया ही नहीं। एक छोटा सा नाम है, एक्स्ट्रा एडिशनल याद करने में क्या जाता है ना। तो ये जो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको प्रपोज करने का काम हिकल साहब ने किया है, ठीक है। अर्न्स्ट हिकल जो है इन्होंने किया है। चलिए ये रहे अर्न्स्ट हिकल साहब ने क्या किया है, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इसको आने दीजिए, तो ज्यादा हैंग कर रहा है आज। एक 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखिए, 1, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा 1 क्यों नहीं बोला हमने, 1 बोलेंगे तो क्लासिफिकेशन थोड़ी होगा, सोच के देखिए। अच्छा 1 बोलेंगे तो क्लासिफिकेशन होगा क्या, तो बेवकूफों वाली बात हो गई भाई। एक साथ हम एग्रीगेट कर रहे हैं तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट होता है 2 से,
टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कैरोलस लिनियस, अर्नस्ट हैकेल, और फोर कोपलैंड, COPELAND, कोपलैंड साहब ने दिया था। किन्होंने दिया था? कोपलैंड साहब ने दिया था। काफी आसान है, बहुत इजी है। तो ये नाम जो है आप जहाँ बैठे हैं वहीं 5 टाइम्स रिपीट कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ज्यादा आपको माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा आपको दिमाग खपाने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है, एक एडिशनल क्वेश्चन कौन सा बनता है यहाँ पे, कि जब ये थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो आखिर प्लांटी और एनिमेलिया तो बना के गए ही थे, कैरोलस लिनियस तो गए ना बना के। तो अगला क्वेश्चन ये राइज होता है, नया क्या ऐड किया इन्होंने? 3 का मतलब 2 से 3 कीजिएगा तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा ना उसमें। तो 2 से 3 करते वक्त जो इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड करा, वो एक्स्ट्रा क्या ऐड किया इन्होंने? तो प्रतिष्ठा ऐड किया इसमें। आपको पता है, अगर आपसे आज के बाद से क्वेश्चन पूछा जाए कि नेम द मोस्ट हेट्रोजिनस किंगडम, क्या पूछा जाए आपसे? नेम द मोस्ट हेट्रोजिनस किंगडम। तो मोस्ट हेट्रोजिनस किंगडम का टैग जो है वो प्रतिष्ठा को दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रतिष्ठा को दिया गया है। रीजन क्या है? एक ऐसा इकलौता किंगडम है जिसकी पढ़ाई जब आप करना स्टार्ट करेंगे ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्या बोलने का मतलब है? जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो भी है उसमें, अब प्रोटोजोअन्स आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक, वो भी है उसमें। यूग्लिना को आप सनलाइट दे रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सनलाइट नहीं दे रहे हैं तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अक्वायर करके अपने आप को मैम सर्वाइव कर रहा है, एमीबा भी वो भी। आएगा ना? क्या बोल रहे हैं? मैम फिर एमीबा से भी तो बोलिए। आएगा। हाँ बिल्कुल, अमीबा प्रोटोजोन्स के अंदर है, वो भी प्रतिष्ठा में चला जाएगा। यूग्लिना है, फोटोसिंथेसिस करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में, वो भी प्रतिष्ठा में चला जाएगा। सब कहाँ जा रहे हैं? सब जा रहे हैं प्रतिष्ठा में। तो जिसकी वजह से इसको हेट्रोजिनस किंगडम बोला जाता है। 5 ही तो है आपके पास, मोनेरा, प्रतिष्ठा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, ठीक है। तो ये प्रतिष्ठा जो है इसको हम हेट्रोजिनस किंगडम बोलते हैं, ठीक है। और अर्नस्ट हैकेल जो है, सिर्फ आपको इनका नाम याद रखना है। अगर मैं आपको बेसिक बोलूं कि यहाँ पे आपको कौन सी 2 चीजें याद रखनी है, फर्स्ट थिंग इज दैट थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय हैकेल और अर्नस्ट हैकेल। इनका पूरा नाम है, मत याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हैकेल याद रखिए। शुरू वाला ना भी लिखे, सरनेम तो कहीं नहीं जाना है, देखा ही होगा आपने, नोटिस करा होगा, ठीक है। और एडिशनल क्या ऐड किया था इन्होंने? तो प्रतिष्ठा ऐड किया था। क्या ऐड किया था इन्होंने? प्रतिष्ठा ऐड किया था, ठीक है। तो ये बात आ गई किसकी? थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जब बात आई तो इसको किसने प्रपोज किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था। हैकेल, HAECKEL, हैकेल साहब ने इसको क्या किया है? प्रपोज किया है, ठीक है। याद हुआ सबको? थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया है? यस मैम। हैकेल ने किया है। अर्नस्ट हैकेल जो थे, इन्होंने थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज करने का काम किया है, ठीक है। और एक बस मैं बताऊंगी, इसके सिवा बहुत ज्यादा मैं एक्स्ट्रा नहीं बताने वाली। मैंने आपको बस 2 नेम एक्स्ट्रा बताए हैं, एक्स्ट्रा भी नहीं बोल सकते नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ, कोपलैंड साहब जो है, इन्होंने 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है। तो 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग जब हम बात करेंगे तो ये रहे आपके। और ये जो टर्म यूज करते थे ना उस टाइम में, ठीक है, टर्म्स, हालांकि मुझे ये टर्म अभी यूज नहीं करना है यहाँ पे, ये जो मेटाजोआ, मेटाफाइटा वगैरह यूज कर रहे थे। चलिए ये आसान है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी। ब्लड है बट कोई बात नहीं, साफ साफ दिखेगा आपको जूम करने के लिए। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एडिशनल क्या ऐड करा था इन्होंने, कोपलैंड ने। अच्छा, आप इसको ध्यान से देखिए और मुझे बताइए एक्स्ट्रा क्या है इसमें। अभी जो आपने 3 देखा था उसमें एक्स्ट्रा क्या है? मोनेरा एक्स्ट्रा है। बस वेरी गुड, हो गया। इसका मतलब है जो फंजाई है वो अभी तक बैठा हुआ प्लांटी के अंदर। कहाँ बैठा हुआ है? अभी तक प्लांटी के अंदर बैठा हुआ है। कोपलैंड साफ भी अलग नहीं कर पाए। तो जब आए कौन? आर्चबिटेकर, तब इन्होंने ध्यान दिया, बोले अच्छा ये फंजाई जो ये भी बैठ गया है किसके अंदर जाके?
प्लांटी के अंदर, तो इन्होंने वहां से खींच के इसको बाहर किया फंजाई, और इसको कहाँ डाला, अलग सेपरेट एक किंगडम बनाने का काम किया। ठीक है, तो ये रही बात किसके रिगार्डिंग कि हम जब यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज है चैप्टर स्टार्ट करने के पहले जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है, क्राइटेरिया मतलब है कि क्या आप वहां पे पैरामीटर यूज कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, जो मैं बार बार आपको एग्जांपल देती हूँ, इंडियन आइडल का ऑडिशन हो रहा है। ठीक है, और आप टॉपर है अपनी क्लास के, आप अपना मार्कशीट लेके चले गए वहां पे, आप बोलिए आई एम द टॉपर, सो प्रोवाइड मी द फर्स्ट रैंक। वो बोलेंगे भाई तुम तो गाते इतना बेसुरा हो, भले ही तुम्हारे पास मार्कशीट जो है तो टॉपर का है, बट मैं क्या करूं, हमारा क्राइटेरिया क्या है, सिंगिंग है। आप बात समझ रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, वहां क्राइटेरिया डिफरेंट है। आप जब क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ क्राइटेरिया डिफरेंट है। आप ओलंपिक्स में खेलने जाएंगे तो वहां आप गाते बहुत अच्छा है, आप पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप जो जिस ओलंपिक में आप गए हैं, आपने जिस गेम में पार्टिसिपेशन किया उसमें आप 0 हैं, तो ये दोनों सर्टिफिकेट वहां पे आपके 0 हो गए। ठीक है, आप पॉलिटिशियन बन गए, अब आपके पास सब कुछ बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप टॉपर थे अपने क्लास के, आप ओलंपिक्स में बहुत अच्छे हैं, आपको बोलना ही नहीं आता स्टेज के ऊपर, कोई नहीं वोट देगा आपको, लीडर जाने ही जाते फेंकने के लिए, है कि नहीं। तो आप जब चढ़ जाइएगा स्टेज पे तो पता चलेगा आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको कोई नहीं वोट देगा। क्या मतलब है यहाँ पे कि हम जहां जहां पे क्राइटेरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्राइटेरिया हर जगह चेंज हो रहा है। क्राइटेरिया क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी टाइम चेंजेस। तो बच्चों को सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, कहते हैं कि मैम हम क्या क्राइटेरिया रटे बैठ के, क्या हमें रटने की जरूरत है, रटने की रिक्वायरमेंट है। तो उसका ये आंसर है कि क्राइटेरिया लिखने का एक ट्रिक है। क्राइटेरिया मतलब पहले समझे, क्राइटेरिया का मतलब हो गया कि आप जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किस बेसिस पे, किस आधार पे कर रहे हैं। आपको क्या पता था जो आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो बना लिया है। ठीक है, ये टेबल थोड़ा ब्लर है, थोड़ा साफ मिलता है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी किताब में अवेलेबल है, तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना इसके लिए। तो आप इस टेबल को जब ध्यान से देखेंगे तो इस टेबल में खासियत क्या है कि क्लासिफिकेशन करने के लिए जो हमने क्राइटेरिया इस्तेमाल करा है, मैं भी शो करती हूँ आपको। ठीक है, ये थोड़ा होना चाहिए क्लियर मेरे ख्याल से। तो जो हम लेफ्ट का कॉलम बनाते हैं, किसी चीज को क्लासिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं। ठीक है, अब अगर हम कॉलम बनाएंगे तो कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, आप देखेंगे कि हम यहाँ पे कैरेक्टर्स नोट कर रहे हैं, ये देखिए। अच्छा, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो हम यहाँ पे जो मोस्ट लेफ्ट कॉलम जो है, जो हम यहाँ पे कैरेक्टर, ये भी ब्लड है बट कोई बात नहीं, आपको ये दिख रहा होगा लिखा कहाँ पे क्या है, मैं बोल ही रही हूँ साथ के साथ, देखिए। तो कैरेक्टर्स में यहाँ पे सेल टाइप लिखा हुआ है, सेल वॉल लिखा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि जो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है वो तो यही होगा। यस और नो, बताइए मुझे, पहले आप ये समझ के मुझे आंसर कीजिए मैं जो पूछ रही हूँ। मेरा यहाँ पे ये बोलने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और हम जिस क्राइटेरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस क्राइटेरिया को रटना नहीं है आपको। ये 5 किंगडम बनाया किन्होंने, आर.एच. विटेकर साहब ने बनाया। मैंने आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, क्या मेंशन द मेरिट्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब मुझे गुण बताओ कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मेरिट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आप बोलेंगे, अब समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ये आपके बुक में अवेलेबल है, मैं कहीं दूसरी जगह से नहीं लेके आई, वही सेम है। आपको आंसर देना है, उन्होंने सेल टाइप देखा। अभी तक जो सेल टाइप की बात है वो कौन नहीं देख रहे थे, किसी ने इतने ध्यान से एनालाइज नहीं करा। ठीक है, तो सेल टाइप जो है ये भी देखा इन्होंने। सेल वॉल का जो नेचर है, सेल वॉल का नेचर कोपलैंड साहब देके तो गए 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन,
लेकिन आपने देखा कि 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तक में जो फंजाई है वो कहाँ बैठा हुआ, प्लांटी के अंदर बैठा हुआ, क्योंकि आपको फंजाई दिखाई नहीं। जो फंजाई नहीं दिखा दैट मीन्स कि वो कहाँ बैठा हुआ है, प्लांट्स के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने सेल टाइप देखा, नेचर ऑफ सेल वॉल देखा, इन्होंने ये भी देखा किसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, किसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। इन्होंने बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा और इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। मेरी बात आपको समझ आई मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मतलब इस टेबल 2.1 का जो लेफ्ट कॉलम है इसको आपको आर.एच. विटेकर साहब का मेरिट बना देना है। पहला क्वेश्चन क्लियर, समझ आया आपको मैं क्या बोल रही हूँ? यस और नो बताइए मुझे, समझ यस आया मैम। आपको? अब दूसरा क्वेश्चन कि आर.एच. विटेकर साहब ने अपने क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया था। वापस वही सेम सारे पॉइंट्स। आर.एच. विटेकर ने सेल टाइप देखा था जिसके हिसाब से इन्होंने सिर्फ एक मोनेरा को प्रोकैरियोटिक बोला, बाकी सब यूकैरियोटिक थे ऐसा बोला इन्होंने, ठीक है। इन्होंने हर एक किंगडम के सेल वॉल के नेचर को बहुत ध्यान से एनालाइज किया। मैम मतलब मेरिट में मैम ये पॉइंट्स भी यही पॉइंट्स पर बिल्कुल मैम सही, लिखना है। हाँ मैं वही ट्रिक सिखा रही हूँ आपको कि रट्टाफिकेशन को छोड़ के हम क्यों ना अपने दिमाग में ऐसा ट्रिक सीखें कि हम एक ही टेबल से हम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, 100 क्वेश्चन हम सिर्फ एक इस टेबल से सॉल्व कर सकें, ठीक है। ये मेरिट भी हो गया इनका। अगर मैंने आपसे पूछा कि फीचर्स which are selected by which were selected by Whittaker for his classification, तब भी क्या होगा भाई, इन्होंने कौन सा, अब अगर कायदे से आप देखें तो ये टेबल यहाँ पे आपको, आप इससे भी अच्छा टेबल बना सकते हैं। वही ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। सेल टाइप, अच्छा एक बात बताइए, बचपन में जब आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंशिएट कर रहे थे तो क्या आप नहीं लिखते थे कि प्रोकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और यूकैरियोट्स के पास नहीं है? यस और नो बताइए मुझे। यस मैम। लिखते थे ना। तो यहाँ पे सेल टाइप जब प्रोकैरियोटिक है तो हम तो इसमें से एक और पॉइंट बना सकते हैं ना। मैं यहाँ पे एक कॉलम बना दूं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, क्या दिक्कत है? हम मोनेरा के अंदर एब्सेंट करेंगे, बाकी चारों में प्रेजेंट कर देंगे। यस और नो? मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के आप जितने फीचर और गुण लिखते थे हम उसको भी यहाँ पे फीचर के कॉलम में डाल सकते हैं, बट आप कभी ज्यादा खिचड़ी मत बनाइए। अभी आपको सिंपल सी बात याद रखनी है और सिंपल सी ट्रिक आपको समझनी है कि पहला क्वेश्चन हमने इससे क्या सॉल्व कर लिया कि आर.एच. विटेकर साहब के मेरिट्स कौन कौन से थे। तो हमने बोला सेल टाइप देखा, सेल वॉल देखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। दूसरी बात, which features were selected by Whittaker for his classification. Then points are cell type, cell wall, presence or absence of nuclear membrane. अब इसके साथ एक लगा हुआ पॉइंट है presence और absence of membrane bound organelles. क्या नया है इसमें? आपको तो ऑलरेडी पता है ना, आप तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई प्रोकैरियोट है इसका मतलब है कि उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, और अगर कोई यूकैरियोट है तो उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देन जो यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये भी देखा इन्होंने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा इन्होंने, ये सब मेरिट्स हो गए। अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं इससे, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्या। अब आप सोचेंगे अब कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है इससे। ये जो लेफ्ट कॉलम जो आप कैरेक्टर्स का देख रहे हैं ना, सिर्फ इसी से बनाएंगे हम। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द डिमेरिट्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे ज्यादा डिमेरिट जो है बेचारे कैरोलस लिनियस साहब का ही पूछा जाता है। रीजन ये था इन्होंने खिचड़ी बना के सबको, लो भाई तुम जाओ चाहे तो प्लांटी में जाओ चाहे एनीमिलिया में जाओ, तुम्हारे पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो डिमेरिट्स है वो पूछे किनके जाते हैं, कैरोलस लिनियस साहब के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कैरोलस लिनियस साहब ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, ये देखिए। अब टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो इन्होंने दिया तो इनके हिसाब से चाहे तो आप प्लांट हो सकते हैं चाहे आप एनिमल हो सकते हैं। अब मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, तो सबको मिलजुल के क्या करना है, इसी में बंटवारा करके इसी में एडजस्टमेंट करके अपना काम चलाना है, ठीक है। तो जो एक छोटी सी सावधानी जो बरतनी है इस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, अगर कोई आपसे पूछता है mention the criteria of, mention the
क्राइटेरिया ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दो ही क्राइटेरिया इस्तेमाल किया था उन्होंने। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए, क्राइटेरिया ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहला क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया है यहाँ पे मोबिलिटी। अब आप ये नहीं सोचिए अभी मोबिलिटी कहाँ से आ गया, मोबिलिटी लोकोमोशन को बोल रही हूँ मैं, समझ गए, लिखा होता है किताबों में मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी किसको बोला जा रहा है, लोकोमोशन को। मूवमेंट्स, हाँ मूवमेंट, बट देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, पता है ना आपको। अब आप अभी बैठे हुए ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो हाथ पैर हिला रहे हैं, कुछ देर बैठे बैठे आप अकड़ गए, आप बोले अच्छा चलो थोड़ा पैर हाथ सीधा कर लेते हैं, बट लोकोमोशन इज जीरो, अभी आप लोकोमोशन नहीं कर रहे, समझे। तो मोबिलिटी, मोबाइल, जैसे आप मोबाइल फोन जो आज के डे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको हमने मोबाइल नाम ही दिया है इस वजह से क्योंकि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। अगर आप उसको सिर्फ हाथ में चिपका के और इधर उधर मूव कर सकते तो उसका नाम कुछ और होता। ठीक है, तो ये मूवमेंट वाला मोबिलिटी नहीं है, ये चलने वाला मोबिलिटी है, समझ आया। ठीक है, आप जो हाथ पर एक जगह बैठे बैठे मूव कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, दैट इज द काइंड ऑफ मूवमेंट। लोकोमोशन मतलब जगह बदलिए, कैसे फिजिक्स में आप एक ही जगह खड़े रहिए, एक बोझ उठा के खड़े रहिए, आप थक गए बट वर्क डन इज जीरो, पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, है या नहीं। वर्क डन Yes, क्या हुआ भाई आपका, वर्क डन जीरो है भाई, लो दिन भर काम भी किया, बोझा भी उठाया और वर्क डन जीरो हो गया आपका। तो उसी तरीके से जब तक आप जगह नहीं बदल रहे तो मतलब आपका क्या हो गया, लोकोमोशन जीरो है। इन्होंने देखा प्लांट्स को, अच्छा तुम चलते नहीं हो, चलो जाओ सारे के सारे प्लांटिंग। तो जिसको इन्होंने देखा कि ये चल नहीं सकता है और जो इनको लगा कि चल नहीं सकता है, अब फंजाई को देखा, वो मशरूम जो आप खाते हैं ना, अच्छा ये तो एक ही जगह टिका हुआ, ये तो चलता नहीं, चलो चलो जाओ तुम प्लांटिंग में, समझ आ रही है मेरी बात। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया था इनका मोबिलिटी, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा, इसको मैंने बता के क्यों रखा, क्योंकि ये जब अभी बताऊंगी तब आपको ये समझ आएगा कि वहां पे सिर्फ हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं लिखना। और नेक्स्ट इन्होंने क्या देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बस यही दो चीजें तो देखी इन्होंने। तो इनके क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में सिर्फ दो चीजें हैं, वन एंड ओनली टू थिंग्स जो है किसमें, कैरलस लिनियस आपके टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि लोकोमोशन बिल्कुल वाहियात है, लोकोमोशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आगे जाके आप सीखेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये भी देख रहे हैं, मतलब जो आर.एच. विटेकर साहब है ये भी देख रहा है। तो एक जो सावधानी मैंने आपको बोली यहाँ पे कि एक छोटी सी सावधानी या कॉशन, जैसे लिखा होता है ना किसी चीज के मुद्दे पे, एक छोटी सी सावधानी ये है कि जब कैरलस लिनियस साहब का डिमेरिट लिखेंगे तो गलती से भी ये मत लिखिएगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इन्होंने नहीं देखा था। अब आया समझ में, बाकी सारा कॉपी कीजिएगा। सेल टाइप नहीं देखा था, तभी तो फंजाई को उठा के, फंजाई है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, सबको कहीं कहीं हैफाजर्डली मैनर में क्या कर रहे हैं, प्रोटिस्टा के अंदर क्या है, प्रोटोजोआ से एनिमेलिया में डाल के बैठ गए। सेल वॉल का नेचर नहीं देखा इन्होंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है भाई, जब बेचारे बता ही नहीं पाए कौन सा प्रोकैरियोटिक है कौन सा यूकैरियोटिक है, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पॉइंट, आपको बस लिखना है और कोई काम नहीं करना है। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने यहाँ पे अलग से आपको बताया कि कौन से दो क्राइटेरिया इस्तेमाल किए थे कैरलस लिनियस साहब ने, दैट इज ओनली लोकोमोशन प्लस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले को भी मत चिपका दीजिएगा इसमें। अब मेरी बात समझ आई आपको, यस और नो? yes ma'am. अब क्रिस्टल यस मैम। क्लियर है बिल्कुल? चलिए वेरी गुड। तो मैंने आपको यहाँ पे क्राइटेरिया, तो अब मैं वन बाय वन करके सारे क्राइटेरिया, हालांकि आपको एक्सप्लेन करने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पता है, बट चलिए ठीक है, कुछ बच्चों का रिवीजन भी हो जाएगा और रिवीजन के साथ साथ क्या है, अब जैसे मैं फर्स्ट क्राइटेरिया की यहाँ पे बात करूँ, पहला क्राइटेरिया, तो फर्स्ट क्राइटेरिया के फॉर्म में टेबल जो आपकी बुक में अवेलेबल है 2.1 में, उसमें पहला क्राइटेरिया, कोई भी इंसान हो ना, ह्यूमन, अब क्लासिफिकेशन ये थोड़ी करेंगे
कोई फंजाई थोड़ी आके बोलेगा आई एम फंजाई, माय नेम इज फंजाई। उसने तो बोला नहीं ना, किसी ह्यूमन बीइंग ने करा है, ठीक है। तो चाहे कोई ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे कोई अफ्रीकन हो, चाहे कोई इंडियन हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी कंट्री का, जब वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करता है ना, अपने आप ऑटोमेटिकली सबसे पहला जो पॉइंट लिखा जाता है वो सेल टाइप का लिखा जाता है। किसका लिखा जाता है? सेल टाइप का लिखा जाता है। और हो भी क्या सकता है, सोचिए, दिमाग लगाइए अपना। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लास, तो ये क्राइटेरिया स्टार्ट करने के पहले सोचिए मैंने कितना लेक्चर दिया आपको। मतलब क्राइटेरिया को स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको कुछ लिखाया नहीं, कुछ आपको लिखना नहीं है। ये सिर्फ एक टेबल जो आपकी किताब में अवेलेबल है, सिर्फ इस टेबल को सामने रख के मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन सिखाए हैं। सर नो, मेरी बात समझ आई आपको? इसकी ये तो आपकी बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी तक तो आपका रिटन वर्क 0 है। पता नहीं कैसे लोग टैग लगा देते हैं, बायो रटके हो जाती है ना। तो उस मिसकॉन्सेप्शन को निकालना है दिमाग से। बार बार मैं हर क्लास में बोलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। और कई बच्चे तो लाइटली लेते हैं, एंड में बायो की क्लास करेंगे, बोलेंगे अच्छा ये तो एंड में हो जाएगा। चलिए वो बात की बात है। तो ये जो टेबल है उसमें से क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्राइटेरिया की। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास क्या है? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सेल टाइप जो है, इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द क्राइटेरिया ऑफ सेल टाइप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज कैरलस लिनियस डिडंट यूज्ड द क्राइटेरिया ऑफ सेल टाइप। अब ये क्या, सब में चिपका दीजिए। कैरलस लिनियस ने सेल टाइप नहीं देखा, कैरलस लिनियस ने नेचर ऑफ सेल वॉल नहीं देखा। सब में लिखेंगे हम, क्या जाता है, मुफ्त में लिखते जाइए। आपको जो पता है, मैंने आपको एक टेक्निक और ट्रिक सिखा दिया लिखने का, ठीक है। तो सेल टाइप पूरी दुनिया में 2 ही होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक सेल होता है। तीसरा तो कोई टाइप आपके पास अवेलेबल जो है वो नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते कुछ बच्चों का ये डिमांड होता है, शायद आपकी क्लास में से कुछ बच्चों की डिमांड हो, क्योंकि इधर मैं एक ऑफलाइन क्लास ले रही थी, तो एक बच्चे ने बोला कि मैम क्योंकि हम लॉकडाउन में थे तो हमें एक बार जो है कि आप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस जो है वो आप रिकॉल करा दीजिए, है ना। हालांकि 6-7 के बच्चे भी पढ़ते हैं, बट कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपके में से कई ऐसे बच्चे हों जिनको लगे कि नहीं, जो डिफरेंसेस है दोनों के बीच में हमें वो क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो जो छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स जो है उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, जब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बात करते हैं, तो अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो जो आपके पास जो टेबल 2.1 है, वो टेबल बेचारा 3-4 पॉइंट उसमें से भी क्लियर कर रहा है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। देखिए, जब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स की खासियत ये है कि उसमें हमने ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करा, जैसे अगर हम इस डायग्राम के व्यू से, डायग्रामेटिक व्यू से बात करें, तो प्रोकैरियोटिक सेल की खासियत क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या करेगा? मोनेरा को इंक्लूड करता है, और जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, वो सारे होल एंड सोल मालिक हैं किसके? प्रोकैरियोट्स के, ठीक है। तो जो प्रिमिटिव लेवल का यहाँ पे है प्रोकैरियोटिक सेल, वो कौन कैरी कर रहा है? थोड़ा ब्लर है तो इसको रहने दीजिए, कोई बात नहीं, बट आपको इतना पता चल रहा होगा ये एक बैक्टीरिया है और ये एक मतलब नॉर्मल आपकी बॉडी का सेल है, अगर हम ऐसा बोलें, ठीक है। कैसे हमने समझा कि आपकी बॉडी का सेल है? क्योंकि यहाँ पे एनिमल सेल ही बताया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि जो प्रोकैरियोट्स थे वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल को कैरी करने का काम करते थे, और जो यूकैरियोट्स थे, कौन थे? यूकैरियोट्स थे, उनके पास एडवांस टाइप ऑफ सेल जो है वो अवेलेबल होता है। अब ये तो बच्चों वाला पॉइंट हो गया। फिर हम वापस कैसे कैटेगराइज करें? तो कैटेगराइज करने का सबसे बड़ा बेसिस ही यही है कि ध्यान से उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा गया। क्या देखा गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा गया, तो पता चला कि अच्छा, जो प्रोकैरियोट्स हैं, कौन है? प्रोकैरियोट्स हैं, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होता है। कभी भी गलती से ओल्ड बुक्स में जो ये मिस्टेक करी होती, कभी भी गलती से ये पॉइंट नहीं लिखेंगे। कई बार छोटे बच्चे जब लिख रहे होते हैं तो लिखते हैं प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, और यूकैरियोट्स में लिखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ऐसा काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और साइज की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रोकैरियोट्स जो है बहुत छोटे,
बैक्टीरिया बेचारा खुद ही माइक्रोस्कोपी का, पता है आपको, ठीक है। बहुत आप हार्डली करेंगे तो 0.5 माइक्रोमीटर तक ये जाएगा, ठीक है। और ये फ्लैजेला, आप किसी भी बैक्टीरिया का डायग्राम देखिए, आपको एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिखता है, दैट इज फ्लैजेला। प्लाज्मिड और कैप्सूल बाहर की जो कवरिंग होती है, आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा, देन व्हाट इज द प्लाज्मिड। अभी मैं आपको बिल्कुल प्रिमिटिव लेवल पे सिखा रही हूँ, बस इतनी सी बात याद रखिए। अगर कोई बैक्टीरिया या अगर कोई प्रोकैरियोट है, उसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, सिंगल सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सिंगल सर्कुलर होता है। तो उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम उसका सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनेल्स की जब हम बात करें तो आपको पता ही है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, इसमें नहीं होगा। और इसमें क्या होगा? सब चिपका दीजिए, जितना एडवांस्ड ऑर्गेनेल आप जानते हैं, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब होगा। साइज यहाँ पे 0.5 से ज्यादा नहीं जाएगा, यहाँ पे आप 240 माइक्रोमीटर तक जा सकता है। सेल वॉल स्ट्रक्चर के बारे में जब बात करें तो अच्छा, सेल वॉल स्ट्रक्चर के बारे में जब बात करें तो एक बेसिक सी बात जो टिप के तौर पे भी आप समझ सकते हैं। बैक्टीरिया आपको पता है बहुत हीट ऑर्गेनिजम्स में से आते हैं, तो कैसे ये सर्वाइव करता है इतना हार्श हैबिटेट में? सोचिए, इतने हार्श हैबिटेट में ये कैसे सर्वाइव करता है? तो इतने हार्श हैबिटेट में ये इसलिए सर्वाइव कर पाता है क्योंकि इसके पास इसका जो सेल वॉल है वो काफी रिजिड होता है। रिजिड किसकी वजह से है? क्योंकि ये किसका बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ है, ठीक है। और यूकैरियोट्स, अब यूकैरियोट्स आपको पता ही है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। तो एनिमेलिया के पास तो है ही नहीं सेल वॉल। और प्रोटिस्टा क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है दिमाग में, प्रोटिस्टा क्यों नहीं लिखा? बिकॉज प्रोटिस्टा इज द हेटेरोजेनस किंगडम। प्रोटिस्टा में कुछ मेंबर्स में सेल वॉल होता है, याद रखिएगा। बट यहाँ पे सिर्फ फंजाई और प्लांटी लिखा गया है क्योंकि दो तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, दो को तो कोई काट नहीं सकता इस पूरी दुनिया में, ठीक है। तो फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है, प्लांट्स का सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज इज अ काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड, इसलिए यहाँ पे पॉलीसेकेराइड लिखा है। एनिमल्स हैव नो सेल वॉल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोकैरियोट्स का सिंगल सर्कुलर होगा और इसमें कैसा होगा? लीनियर होगा। राइबोसोम का टाइप प्रोकैरियोट्स में 70s 80s, ये तो बचपन में खूब लिखते थे आप, है ना? 70s से 80s। हाँ, अगर आपकी क्वेरी ये है कि हमें मैम ये नहीं पता चल रहा कि सिंगल सर्कुलर डीएनए कैसा होता है प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का लीनियर डीएनए कैसा होता है, मैं वो दिखा सकती हूँ आपको, ठीक है। चलिए देख लीजिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मैं आपको शो कर देती हूँ जो सिंगल सर्कुलर डीएनए है, तो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? मतलब एक छोर और दूसरा छोर जो है वहां पे वो कैसा है? अटैच्ड है। तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कैसा होगा? वो सिंगल सर्कुलर होगा। कैसा होगा? सिंगल सर्कुलर होगा, ठीक है। ये देखिए कितना, मतलब कितना उम्दा और कितना बढ़िया है ये, देखिए। मान लीजिए इसको निकालते हैं हम लोग, बहुत सारी क्वेरी जो है ना आपकी इससे जिंदगी भर की सॉल्व हो जाएगी। देखिए बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बार बार दिमाग खराब करते हैं, मैडम हम जेनेटिक मटेरियल और प्लाज्मिड में कंफ्यूज कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल और प्लाज्मिड में कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इतना जूम कर दिया मैंने ताकि जिंदगी भर आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। आज के आज गांठ बांध लीजिए क्रिस्टल क्लियर तरीके से, हमेशा क्लियर याद रखिए। सर्कुलर बोलने का यहाँ पे ये कतई मतलब नहीं है कि अगर हम सर्कुलर बोल रहे हैं तो बिल्कुल आपके हाथ में जो कंगन होता है या कड़े जो आप पहनते हैं, बिल्कुल आपने डिवाइडर लेके गोल खींच दिया। सर्कुलर बोलना इन द सेंस कि आप जब इसको देखेंगे ध्यान से तो इसका एक छोर और दूसरा छोर, चाहे आप कितना भी घुमा लीजिए, इसको कनेक्टेड हो रहा है। इसको उस सेंस में सर्कुलर बोला जा रहा है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ या नहीं हुआ कि एक को जब बैक्टीरियल डीएनए लिखा है तो देन व्हाई इज प्लाज्मिड रिटन हियर? यहाँ पे हमने प्लाज्मिड की डेफिनेशन ही ये है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। कोई बैक्टीरिया या मोनेरा जो है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को कैरी कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मिड कहते हैं। मैंने इतने दिन आपको क्लास कराया बट मैं एक बात आपको बोलना भूल गई और आज की क्लास में मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ।
आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जो भी स्टूडेंट मेरे से क्लास ले रहे हैं, जितने बच्चे मेरे से बायो पढ़ते हैं ना, उनको फर्स्ट क्लास में ही मैं ये एक वार्निंग दे देती हूँ। मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, पहली चीज ये, आपका 11th और 12th क्लास दोनों जो है वो हमने एक साथ एग्जाम दिया है, ठीक है। मतलब 11th प्लस 12th, आप समझ ही सकते हैं कि कितना वास्ट होगा उस टाइम। तो आपको दोनों साल एग्जाम तो देने को मैं नहीं बोल रही, बट वो तो गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि आप 11th का 11th में आप समझिए और 12th का 12th में, नीट में दोनों साल का आपको देना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ना तो वैसे भी। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि 11th की एनसीईआरटी तो ले ली होगी अभी तक आपने सबने। 11th की एनसीईआरटी अगर आपने ले ली है तो बहुत अच्छी बात है। और 11th की एनसीईआरटी जिन बच्चों ने लिया है वो 12th की भी एनसीईआरटी खरीद के रख लेना। रीजन ये है, 12th क्लास में अगर आपके पास बुक होती, अभी मैं आपको मैं वही पेज नंबर, आपकी 12th क्लास में पेज नंबर 197 है। मैं अभी आपको एक डायग्राम दिखाने जा रही हूँ, ठीक है। क्यों डायग्राम दिखाने जा रही हूँ, रीजन क्या है, बिकॉज वो मार्वेलस डायग्राम है जिसको देखने के बाद ना आप कभी मेरे से पूछेंगे नहीं इसके बाद ना, तो प्लाज्मिड आपको समझ नहीं आया, ठीक है। प्लाज्मिड क्यों, मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ही लिख देती हूँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसके लिए एनसीईआरटी किताब में क्लास 12th में पेज नंबर 197 पे एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी ही लिख देती हूँ मैं, क्या जाता है, ताकि आपको ना लगे कि मैडम आउट ऑफ सिलेबस बता रही है कुछ। चलिए, एकदम एनसीईआरटी की बुक ही ओपन हो गई, जाके देखिएगा 197 पेज नंबर है, ठीक है। फिर मैं हटा दूंगी इसको, ज्यादा आपको हैरेस होने की जरूरत नहीं है। अगर डायग्राम की हेल्प से समझाने की मेहनत और आपके समझने की मेहनत अगर आधी हो जाती है तो क्या बुरा है उसमें, है ना। अच्छा, जो इसमें गोल वाला डीएनए है उसको क्या लिखा है, देखिए थोड़ा ध्यान से यहाँ पे। जो ये डीएनए यहाँ पे ऐसे गोल वाला है उसको क्या लिखा हुआ है, ये देखिए वेक्टर लिखा है। अच्छा, वेक्टर डीएनए भी लिखा है, ब्रैकेट में देखिए प्लाज्मिड लिखा है। ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्लाज्मिड है लिखा हुआ, है ना। यस मैम। तो ये, हाँ, अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आज के डे में आपको पता है, सबको सबको क्या मतलब, हर घर में अगर आप ढूंढने जाएंगे ना, इजीली आपको डायबिटीज के पेशेंट मिल जाएंगे। मतलब आज तो मतलब इतना कॉमन हो गया है, सर्दी खांसी से कॉमन डायबिटीज हो गया है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि मार्केट में इंसुलिन के जो इंजेक्शन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ जो मैंने फॉरेन डीएनए लिखा है, तो सपोज कीजिए कि ये जो जीन है ये इंसुलिन बनाने वाला है। क्या है ये, इंसुलिन बनाने वाला है। अभी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही, मैं एंजाइम का नाम नहीं बता रही, कुछ नहीं बता रही, बस मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ जितनी आपको समझ आ सकती है, ठीक है। हमने इसको काटा, दिख रहा है आपको कटा हुआ, दिख रहा है, बहुत अच्छा। ये गोल वाला जो है वेक्टर, जो अभी प्लाज्मिड उठाया हमने, ये देखिए, ये यही है, यही है प्लाज्मिड, यही वाला है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड को भी काटा, दिख रहा आपको कटा हुआ। फिर हमने क्या किया, इसको हमने जोड़ दिया इसमें। मतलब स्मार्टनेस देखिए ह्यूमन ब्रेन का, कि आज जो हम बना रहे हैं एक माइक्रोब का, हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वापस इसको डाल दिया इसी बैक्टीरिया के अंदर, एस्क्रिचिया कोलाई इकोलाई एक बैक्टीरिया है, ठीक है। वापस डाल दिया उसी। अब ये बैक्टीरिया तो जानता है कि मुझे अपने नंबर को मल्टीप्लाई करके तुरंत फटाफट कैसे हजारों हजार मिलियन बिलियन नंबर बनाना, जानता है नहीं जानता है, जानता है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे नंबर बढ़ाएगा, ये क्या करेगा, इंसुलिन, मैंने आपको इंसुलिन का एग्जांपल दिया है, इससे कुछ भी बनाया जा सकता है। कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट जो हम अपने मन में सोचे मुझे ये बनवाना है, तो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पेज मैं हटाने जा रही हूँ, यहाँ से रिमूव करने जा रही हूँ। पता चला आपके जो मैं भेजूंगी पीडीएफ, उसमें ये भी चला जाएगा, तो आप बेकार का परेशान हो जाइएगा, ठीक है। तो मैं बता दीजिए। बोलिए मैम, मेरा डाउट था कि मैम ये मैम फॉरेन डीएनए नहीं समझा। फॉरेन डीएनए पता है क्यों लिखा है, ये ऐसा नहीं विदेश से आया है। फॉरेन डीएनए मतलब नहीं समझे। अच्छा, ये तो बैक्टीरिया वाला है, ये किसका है, बैक्टीरिया वाला है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड अभी देखा, प्लाज्मिड में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। फॉरेन डीएनए, मैम हर उस डीएनए को हम बोलेंगे जिसका प्रोडक्ट हमें चाहिए। अब
इस प्लाज्मिड का पार्ट ये डीएनए तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना तो आपको समझ आ रहा है ना। तो क्योंकि ये डीएनए इसका पार्ट नहीं है तो इस बेचारे के लिए तो ये परदेसी हो गया ना, तो हम इसको फॉरेन डीएनए भी बोलते हैं और कई किताबों में इसको डिजायर्ड डीएनए बोला जाता है, समझे। कई जगह पे इसको डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड जीन लिखा जाता है। अब आया समझ में? ठीक है। यस मैम। हाँ बस, और ज्यादा दिमाग नहीं खपाना आपको। मैंने आपको इसलिए इतना ज्यादा समझाया ताकि आपको हमेशा के लिए ये याद रहे कि व्हाट आर प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड कहाँ से आया, ये किधर से फसाद खड़ा हुआ, जब मैं आपको बता रही थी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द लिखा था प्लाज्मिड, बट मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर करा दिया। चलिए हो गया ये, तो ये याद हो गया सबको, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक डिफरेंस है, यहाँ से तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। सेल चैप्टर में और डिटेलिंग करेंगे हम लोग। यहाँ बस आप इतना लिख के काम चलाइए कि सेल टाइप में हमने देखा कौन सा प्रोकैरियोटिक है कौन सा यूकैरियोटिक है। तो पहला क्राइटेरिया हमने किया है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल का। ठीक है, ये उससे कंसर्न है, तो इसको देखिए अगर आप कीजिएगा तो अच्छा ही, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया के रिगार्डिंग जब हम लोग बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जब देख ही लिया हमने, तो घिसा पिटा वही सब कुछ बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट तो बनता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी अभी तो मैंने आपको सिखाया, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। मैंने वही यहाँ पे लिख दिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट नहीं लिखना है। अभी अभी आपने देखा है कि बैक्टीरिया भी जेनेटिक मटेरियल कंटेन कर रहा है, ऐसा तो देखा आपने। आप जैसे जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं, आपकी बॉडी में जैसे 23 पेयर है, उसके पास एक ही है, बट है तो, है ना। तो ये कभी भी नहीं लिखेंगे कि न्यूक्लियस नहीं है, भाई न्यूक्लियस का सारा कंटेंट तो वो कैरी कर ही रहा है, बट उसके पास क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बाकी चारों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। ये नेक्स्ट क्राइटेरिया है। ये आपके टेबल में नहीं है, लेकिन जब मैं बच्चों को मैम लिखवाती हूँ तो न्यूक्लियस कहती के हूँ बिना तो मैम सेल ही मर जाऊंगा। हाँ, मतलब उसके अंदर का जो कंटेंट है, उस मेम्ब्रेन नहीं होता प्रोकैरियोट्स के पास, समझे। जैसे यहाँ पे हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं ना, न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियर कोर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, चीजें अंदर जाएंगी बाहर जाएंगी, वो सारी फैसिलिटी प्रोकैरियोट्स के पास नहीं है। ठीक है, मैम उनके पास तो न्यूक्लियोलस होता है जो मैम थोड़ा सा हाँ अनएडवांस्ड होता है। हाँ। और न्यूक्लियोलस क्या होता है, सोचिए क्या होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस हम क्यों बोल रहे हैं वहां पे, पता है आपको। जैसे आप रहते हैं ना, जैसे आपको कोई लेटर या कुछ मंगवाना है, आप फ्लिपकार्ट पे सामान ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सामान ऑर्डर हो गया, बस 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 पैसे ऐसे ही कटवा दिए। आप 10 बार चेक करते हैं कि मेरा एड्रेस सही है या नहीं है, करते हैं ना चेक। ठीक है, यस मैम। तो एक्चुअली क्या है कि कुछ कुछ पॉइंट पे आपको क्या, जब आप न्यूक्लियोलस बनाते थे ना, बचपन से आज तक आप जब भी बनाते आए हैं, तो उतने पोर्शन को ऐसे डार्क करके आप बनाते हैं और वहां ऐसे 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 करके छोड़ देते हैं। एक्चुअली द न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ दैट क्रोमेटिन मटेरियल और दैट न्यूक्लियर मटेरियल। अब समझ आया, जेनेटिक यस मैम। मटेरियल जिस जगह पे पाया जाता है उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब क्लियर है, क्योंकि बेचारे के पास यस न्यूक्लियर मैम। मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो क्या हो गया, हमने बोला वहां पे कि लो भाई तुम्हारे पास क्या है, न्यूक्लियोलस है। अब जैसे आप अपनी एनसीईआरटी किताब में सेल चैप्टर पे जाइएगा, आप ही की बुक में 12th में नहीं बोल रही मैं, 11th में बोल रही हूँ, सेल चैप्टर में जाइएगा तो देखिएगा कि बना हुआ एडवांस न्यूक्लियस है वो, उसमें भी थोड़ा सा डार्क करके और न्यूक्लियोलस मार्क किया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद रखिए। कोई अगर आज के बाद से आपसे पूछे बताओ क्या मतलब समझते हो न्यूक्लियोलस का, आपको सिंपल सी बात बोलनी है, वो जगह जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसको विजुअलाइज करते हैं तो होता क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल काफी ज्यादा कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में होते हैं, तो वो जगह जो है ना वो काफी ऐसे डार्क स्पॉट सा नजर आता है। हमने बोला अच्छा हम न्यूक्लियस तो बोल, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस तो हम बोल नहीं सकते, इसको तो क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोलस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है तो हम इसको न्यूक्लियोलस बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है वो अगला पॉइंट है आपका। ऑब्वियस है, बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है तो क्या दिक्कत है आपको लेने में, समझे, मतलब समझे। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा प्रोकैरियोट्स में,
तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होंगे, तो लिख दीजिए कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो मोनेरा में एब्सेंट है और बाकी चारों में प्रेजेंट है। तो सिर्फ मोनेरा में क्या है, क्योंकि मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है। मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है, जिसकी वजह से मोनेरा के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, बाकी सब में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या है, प्रेजेंट है। क्रिस्टल क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। और आप देख रहे होंगे हर एक टॉपिक, छोटा से छोटा भी टॉपिक हो, उसको जितने डेप्थ और गहराई में जाके समझाया जा सकता है मैं समझा रही हूँ आपको। यस और नो, दिख रहा है आपको? यस मैम। तो जहां तक जिधर यस इवन मैम। की क्लास में सबको नहीं छोड़ा मैंने, जहां तक मैं जा सकती थी उसको समझाने के लिए मैंने आपको समझाया है। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप 12th की एनसीईआरटी, अब आप कुछ बच्चों का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे मैडम अभी से क्यों खरीदें, भाई फ्यूचर में तो लेना ही, अभी ले लीजिए, क्यों खरीदे? उसका आंसर ये है कि कई बार मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते, अब जैसे फंजाई स्टार्ट होगा, आइसोगेमस, अनाइसोगेमस सब कुछ स्टार्ट होगा। क्लास 12th में पहले चैप्टर में आइसोगेमेट्स की फोटो बनी हुई है, मतलब एक जैसे दिखने वाले गेमेट को आइसोगेमेट बोलते हैं। तो बार बार जब हर एक चैप्टर में कम से कम 5 बार 6 बार मैं आपको, मुझे सारा पेज नंबर शुरू से लेकर एंड तक याद है, इससे मेरी टेंशन आप मत लीजिए, मैं आपको बताती जाऊंगी, ये पेज नंबर है यहाँ निकालिए, ये पेज नंबर है यहाँ निकालिए, आप डायग्राम फटाफट देखते जाएंगे। बायो जब आपने लिया है ना, डायग्राम की बराबरी कुछ नहीं कर सकता, नथिंग। अगर ऐसी घिस पिस के स्टेटमेंट वाइज ही करना हो ना, बस बोर्ड भरना हो, कॉपी भरना हो, तब फिर वही हो जाएगा, फिर वही मिसकॉन्सेप्शन स्टार्ट हो जाएगा, बायोलॉजी रटनी पड़ती है। वैसा काम आपको नहीं करना है ना, तो आप अभी से ले लीजिए, फ्यूचर में वैसे भी। दूसरा क्वेश्चन, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, कहते मैम अगर हमारी बुक बदल गई तो, बुक बदल गई तो और अच्छी बात है। जो एनसीईआरटी जितनी पुरानी थी और जो एनसीईआरटी जितनी पुरानी होती है उसका कंटेंट उतना ज्यादा अच्छा होता है। एज फॉर एग्जांपल 2006 के पहले का जो एडिशन था ना एनसीईआरटी का, ढूंढ के देखिएगा, मार्केट में मिलता नहीं है। जिनके पास होती है ना वो ब्लैक करते हैं उसको, रीजन क्या है, उसमें काफी ज्यादा डिटेल में था। और देखेंगे आपकी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जब बच्चे तैयारी करते हैं काफी सालों तक, तो वो पुरानी एनसीईआरटी ढूंढते हैं 2006 के पहले वाली। वो जो बुक है ना वो अभी के आपकी किताब से 11th वाली भी डबल है, 12th वाली भी डबल है, काफी मोटी मोटी किताबें होती थी। तो डिटेल तो चेंज हो जाता है, और अच्छी बात है आपको उसमें कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में और सिलेबस कम होके मिलेगा, तो आपके पास डिटेलिंग तो है कम से कम, है ना? तो लेके रख लेंगे, हमेशा कोई ना कोई पेज नंबर है, कुछ ना कुछ है, मैं आपको निकलवाती रहूंगी, ठीक है? तो उसको आप ध्यान रखेंगे तो ये चीज आपको समझ आएगी। तो यहाँ हमने देखा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि जो प्रोकैरियोट्स है उनके पास एब्सेंट होगा और यूकैरियोट्स के पास क्या है, प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस है। अब हम सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेल वॉल के बारे में, ठीक है? सेल वॉल जो है, नेचर ऑफ सेल वॉल सबका अलग अलग होता है, तो हम इसको आसान से, मतलब बिल्कुल जो इजीएस्ट है ना वहां से चल रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे टेबल 2.1 साफ हो जाएगा। साफ होने का मतलब याद हो जाएगा आपको धीरे धीरे, कुछ पार्ट आज याद होगा, कुछ पार्ट नेक्स्ट डे याद होगा, और अगली क्लास के एंड तक। मतलब मेरी तरफ से चैलेंज है, ये जो आपको टेबल दिखा ना अभी, जो आप देख के सोच रहे होंगे कि अच्छा ये टेबल है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल, इस टेबल को एक और बिना देखे बनाइएगा। अभी नहीं बोल रही, आज की क्लास में नहीं बोल रही, नेक्स्ट क्लास जैसी ओवर होगा ना, ये पूरा टेबल इससे अच्छा बना सकते हैं आप, बिना देखे हुए। देख के तो फिर बना ही सकते हैं, बिना देखे हुए आप इससे अच्छा बना सकते हैं, तभी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं डिटेलिंग दे रही हूँ तो थोड़ा टाइम तो जाएगा। चलिए अब सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं, उसको याद करते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपको कहानी खत्म करनी है किसकी, एनिमेलिया की। एनिमल के पास कभी आपने बचपन से आज तक सेल वॉल बनाया है क्या? नहीं बनाया ना, इसको खत्म कीजिए। यहाँ पे आपने लिख लिया सेल वॉल इज एब्सेंट, तो याद ही हो गया ना, इसको लिख लीजिए एब्सेंट, खत्म। बचा 4 में से 4 के पास प्रेजेंट है, एक में मैंने काटा, तो ये नहीं आप भी एग्जाम में काट के आ जाइएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है? सेल वॉल इज एब्सेंट कायदे से लिख दीजिएगा, एग्जाम में अगर आया। अब यहाँ हम लोग लिख रहे हैं सेल वॉल इज प्रेजेंट, सब में एक प्रतिष्ठा को छोड़ के सब में हम लिख रहे हैं सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट। प्रतिष्ठा में आपको चुपचाप आंख बंद करके लिख देना है प्रेजेंट इन सम। ये
इतनी खिचड़ी बनाएगा आगे जाके, हालांकि मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करा दूंगी, बट जब आप इसको करना स्टार्ट करेंगे, पहली कैटेगरी क्या है, तो हम बोलेंगे चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, मतलब ओशन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाला। फिर हम आगे जाएंगे यूग्लिनॉइड्स पे, बोलेंगे फोटोसिंथेटिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है। फिर हम प्रोटोजोअन्स पे जाएंगे, हम बोलेंगे ये बेचारा तो एक भी मेंबर जो इसका है वो ऑटोट्रॉफ हो ही नहीं सकता, दे आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक। तो आप क्या बोलेंगे, क्या है ये नौटंकी लगा रखी है इसने, प्रोटिस्टा ने, चलेगा ना आपके दिमाग में यही बात। तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे प्रेजेंट इन सम लिखा है, ठीक है, याद रखना एक प्रोटिस्टा में कर देना है प्रेजेंट इन सम, ठीक है। फिर क्या बचा, प्लांटी और फंजाई, इधर से सबसे आसान है आपके लिए। प्लांटी में बच्चा बच्चा जानता है, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। फंजाई में जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है, ये कैर्लोस लिनियस साहब ने नहीं देखा था, सेल वॉल का नेचर तो खैर देखा ही नहीं था उन्होंने, ठीक है। अब लास्ट हम आते हैं मोनेरा पे। मोनेरा के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका जो सेल वॉल है वो पॉलीसेकेराइड्स प्लस एमिनो एसिड्स का बना होता है। किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड्स वही है जिसको कार्बोहाइड्रेट्स बिलोंग करते हैं, और एमिनो एसिड क्या है, जैसे आप जिस मकान में बैठे हुए हैं तो किसका बना हुआ है, जैसे मैंने एक बार और आपको एग्जांपल दिया था, मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्टली उसी तरीके से प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना वो एमिनो एसिड है। प्रोटीन जब भी बनता है एमिनो एसिड्स को मिला के बनता है, ठीक है। और ये जब पीडीएफ जाएगा आपके पास तो वहां पे मैंने एक बार और लिखा था, और फिर मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एमिनो एसिड है उसका ये जनरल फॉर्मूला है। अब एमिनो एसिड के जनरल फॉर्मूला को जब हम लोग देखते, मैं आपको हर चैप्टर में पढ़ाऊंगी, जबरदस्ती नहीं पढ़ाऊंगी, अपने आप आ जाएगा। अभी आया ना, मैं लेके आई क्या इसको, नहीं ना। अभी मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रही हूँ, मैं नहीं लेके आई, अपने आप आया ये, ठीक है। मैं जो भी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा। मैं 2017 में केमिस्ट्री का क्वेश्चन था ये, नीट के एग्जाम का। आपको 4 जनरल फॉर्मूला वहां पे लिखा गया था और पूछा गया था कि इसमें से सही कौन सा गलत कौन सा है। NH2 है, एक ऑप्शन में NH3 कर दूं, एक ऑप्शन में NH4 कर दूं, एक ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव कर दूं, तो कंफ्यूज तो होइएगा ना। तो वापस रिपीट कर रही हूँ, जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी हो जाएगा एक साथ। यहाँ पे बीच में आपको एक कार्बन बिठाना है। बच्चे बच्चे को पता है कि कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट, ठीक है। ऊपर आर जो मैंने लिखा है ये रिप्लेसेबल साइट होता है, मतलब हम जैसे जैसे आर बदलते जाएंगे अमीनो एसिड का नाम बदलता जाएगा। और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको 5 बार लिखेंगे कॉपी पे, याद हो जाएगा। द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ योर पीरियोडिक टेबल इज हाइड्रोजन, एंड द लेफ्ट साइड अमीनो ग्रुप है, ये क्या है, अमीनो, एकदम क्रिस्टल क्लियर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने चैप्टर 1 में भी देखा होगा मेटाबॉलिज्म पढ़ाते वक्त। जानबूझकर मैं यही एग्जांपल देती हूँ बच्चों को। ये एग्जांपल देने से फायदा क्या होता है, आगे उनको बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। जब जब जहां जहां पे भी प्रोटीन का जिक्र आएगा तो क्या होता है, ये थोड़ा क्लियर हो जाता है और बच्चों को समझाने में भी मुझे आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखूं मैं, समझने में समझने में कहीं समझने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो मैम। चलिए, और मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने एनसीईआरटी की बुक तो ले ही ली होगी, अभी तक ले लिया ना? कोई ऐसा यस बच्चा तो मैम। नहीं जिसने, बुक जरूर ले लेंगे। कई बच्चे बोलते हैं मैडम फोन में डाउनलोड कर लिया, इधर आप अंडरलाइन फोन में करेंगे क्या, या मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखनी है तो फोन में नहीं कर सकते ना, आप फोन में नहीं करेंगे ना, वो आपको पेज नंबर है तो हर एक चीज है, कहाँ पे अवेलेबल है, क्या है, नहीं है, तो सब कुछ आपको करना है। तो वो आप कर लीजिएगा उसको। एक बार मैं इसके असाइनमेंट क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ, अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो नहीं। यहाँ पे ये तब का असाइनमेंट क्वेश्चन है जब मैंने पूरा टेबल बच्चों को एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं एक पेज इसके पहले ऐड कर देती हूँ जिससे इससे भी ज्यादा बेसिक क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है। चलिए,
मेरे साथ साथ लिखिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला क्वेश्चन, तो आपको करना क्या है, आप 1, जो मैंने पहले चैप्टर में भी सिखाया था आपको, है ना, आप जो 1 to 10 लिखेंगे तो नेक्स्ट डे क्या करेंगे, उसको 11 to 20 करेंगे, उसके नेक्स्ट डे क्या करेंगे, 21 to 30, ऐसे करेंगे, ठीक है। आप चेक कीजिएगा कि इस पूरे चैप्टर के एंड होते होते कितने क्वेश्चंस आपने करे हैं, ठीक है। बच्चों को जब मैं बोलती हूँ कि एक भी नीट का क्वेश्चन जो है वो मेरे असाइनमेंट क्वेश्चन से बाहर नहीं होगा, तो एक बच्चा कह रहा था मैडम आप 3000 क्वेश्चन तो करा देते हैं 11th-12th मिला के, फिर क्वेश्चन छूटने का सवाल कहाँ से उठता है। तो बात तो सही है, जब बच्चा 3000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएगा तो 90 क्वेश्चंस तो छोटी बात है ना उसके सामने, है या नहीं। अच्छा, नीट मान लीजिए कि शुरू से एंड तक बच्चे ने कुछ पढ़ा ही नहीं और वो लास्ट में सोच रहा है कि मैं अचानक से रातों रात और 1 महीने में मैं सारे क्वेश्चंस करके सिलेक्ट हो जाऊं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो मैम। आराम से कीजिए, बट इसको अच्छा करना है आपको। ये नहीं कि आप सोचे कि एक ही दिन में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उसको आज से प्रिपरेशन करनी है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। आंसर आपको पता है सारे क्वेश्चंस के, जो नहीं पता होगा मेरे से पूछ लेना। पहला क्वेश्चन, who proposed two kingdom system of classification? नाम बोलिए। Careless. वेरी गुड, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कैरलस लिनियस साहब ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है प्रपोज किया है, ठीक है। चलिए याद करा दिया मैंने आपको, इतनी बार तो मैंने रिपीट कर दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। मेंशन criteria used by Carolus Linnaeus for his two kingdom system of classification, for his two kingdom system of क्लासिफिकेशन। क्या लिखेंगे, आंसर बोलिए, आंसर क्या लिखेंगे? Mobility and mode of nutrition. वेरी गुड, मतलब लोकोमोशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा उन्होंने, ये दो ही हैं। ओनली टू क्राइटेरिया वाज यूज्ड बाय कैरलस लिनियस फॉर हिज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दो ही इस्तेमाल करा था इन्होंने, इससे ज्यादा यूज ही नहीं करा। इससे ज्यादा यूज कर लेते तो 5 किंगडम नहीं बना लेते, है ना। दो ही यूज किया था इन्होंने, तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया था और क्राइटेरिया भी दो ही इस्तेमाल किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेम द ओनली प्रोकैरियोटिक किंगडम। अब क्या होगा? Nera. ठीक है, वेरी गुड, मोनेरा। Then mention the name of the heterogeneous kingdom। अब क्या लिखेंगे? Protista. वेरी गुड, प्रोटिस्टा। नीट का डायरेक्ट और सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही है बिल्कुल एज इट इज। Which of the following is the heterogeneous kingdom? Monera, Protista, fungi, plantal, options दिए हुए। Next, represent the general formula of amino acid। Then
what is the nature of सेल वॉल और मोजाइक? क्या लिखेंगे? काइटिन। काइटिन। मेडअप, हाँ मेडअप ऑफ काइटिन। हाँ बस हो गया खत्म। नेक्स्ट लिख लीजिए। इनका नाम क्यों छोड़े जबकि मोस्ट एक्सेप्टेड है। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम और क्लासिफिकेशन। इनका पूरा नाम रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर था, बट कोई यूज नहीं है उसका। आरएच विटेकर, विटेकर कहीं नहीं जाना, वो होगा ही होगा आपके एग्जाम में। और आरएच विटेकर लिखेंगे तो आपका कहीं नंबर भी नहीं करना। मुझे एक बच्चे की याद आई, मैंने पूछा कि ध्यान से देखो, अगर कहीं कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें कोई डाउट हो पूछो मेरे से। एक बच्चे ने बोला मैडम एक डाउट है। मैंने बोला बताओ कौन सा डाउट? कह रहा है आपने ये नहीं बताया कि आरएच विटेकर साहब का पूरा नाम क्या था। मुझे वही याद आया अभी, है ना, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। बट कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है या नहीं, है ना। आपको इससे मतलब है ना कि क्वेश्चन का आंसर सॉल्व। आप बच्चा तो यही सोचता है ना कि हमें जितना छोटा जितना कम याद करना पड़े। ठीक है, आरएच विटेकर क्या जाता है, क्या दिक्कत है याद करने में? कोई दिक्कत नहीं। पूरा नाम था उनका रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। आरएच विटेकर शॉर्ट में लिखते हैं। कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बट मैंने बोल दिया। तो हु प्रपोज्ड फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? आरएच विटेकर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। मेंशन सम, आपको एक्सप्लेन करने को नहीं दे रही मैं, समझे। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मेंशन सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको बस नाम लिख देना, मतलब क्या कीजिएगा एक्सप्लेन करके। ठीक है, सारे बायो के क्वेश्चन आंसर सब टेक्निकल हो गए आजकल। आपको सिर्फ लिखना है सेल टाइप, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे लिख देना बस आपको। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बस समझ गए, बस पॉइंट पॉइंट लिखना, एक्सप्लेन नहीं करने बैठ जाना। मेंशन सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, mention some important criteria for five kingdom system। क्वेश्चन समझ आया सबको? यस मैम। क्वेश्चन समझ, हाँ जरूरी है। अभी 11th में है तो आपको सब्जेक्टिव तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। मुझे पता है कि आप लोगों में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी आपको बस उसको टर्म जो है बस वही लिखना है कि क्या क्या है। तो मैंने वही दिया, मेंशन सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दोगे 9th लिखिए। What is the मोनोमर ऑफ, मोनोमर मतलब क्या होता है बताइए तो? सेलुलोज। मोनोमर मतलब यूनिट होती है, इकाई होती है। जैसे आपका घर है तो जैसे मैंने ब्रिक्स बोला तो मोनोमर हो गया उसका। तो सेलुलोज ग्लूकोज का बना होता है, किसका बना होता है? ऐसी छोटी क्लास याद दिलाने के लिए। व्हाट इज अ मोनोमर ऑफ सेलुलोज? ग्लूकोज लिख लेंगे, पता ही आपको है ना, C6H12O6। एंड द लास्ट क्वेश्चन, what do you understand by प्लाज्मिड? पता है क्या लिखना आपको इसमें? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स। नहीं लिखना प्रोकैरियोट्स, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। और आप इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, गूगल में
ज्यादा से ज्यादा इमेजेस सर्च करके देखेंगे, है ना, जितने इमेजेस पॉसिबल हैं, मैम जितने एक बार और जितना आंसर बोल, मैम आंसर हाँ, बोल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज अ प्लाज्मिड। लिख लीजिए अगर लिखना है तो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बेचारे जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है उसका इस्तेमाल हम किस चीज के लिए करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में अपने फायदे के लिए करते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, उसका प्लाज्मिड हो गया, है ना। कोई डाउट किसी को आज की क्लास में? क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो मैम। क्लियर है बिल्कुल? चलिए, कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे एक बार। यस मैम। कोई ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कोई डाउट है? प्रथमा, आपने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, एक्चुअली उस टाइम चैट नहीं दिख रहा होता, वो स्क्रीन ही होता है मेरे सामने, बीच में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपने क्वेश्चन लिखा है, व्हाई डिड कैरोलस लिनियस, कैरोलस बस लिखा है आपने, ओनली चूज प्लांटी एंड एनिमेलिया नॉट मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। आता ही नहीं था उस टाइम, नहीं समझे, जितना इन्होंने देखा और जो इनके पास था, तो कहते नहीं कि हम जिस रंग का चश्मा लगाते हैं, जैसे आप रेड ग्लास वाला लगाते हैं तो सारी चीजें आपको रेड दिखती हैं, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से इन्होंने जो क्राइटेरिया इस्तेमाल किया वो दो ही था इनके पास। रीजन ये है कि ओनली टू क्राइटेरिया वर यूज्ड बाय कैरोलस लिनियस फॉर हिज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट वर मोबिलिटी एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बचता क्या है इनके पास, दो ही किंगडम बना सकते हैं उससे, है ना। अब आया समझ में? और कोई डाउट किसी को? यस मैम। नो मैम। चलिए, समझ आया सबको? अखिल, आपको समझ आया? इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे और भी इंटरेस्टिंग तरीके से।